बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो मलेरिया को हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर हमने लिया था और उसको हमने हल किया था बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए। बायोलॉजिकल मेथड जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आखिरी दो स्टेप्स हमने पढ़े थे, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट के अंदर आपने देखा था कि अब ये बताया गया था आपको कि जब कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पे हल हो जाती है तो बायोलॉजिस्ट अपने सारे काम को सम अप करके साइंटिफिक जो यूनियन होती है या कमेटी होती है उसके सामने पेश करता है। इस काम के लिए जो काम किया जाता है, इस काम को करने के लिए, सम अप करने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस का नाम देते हैं। ये दोनों स्टेप्स बायोलॉजिकल मेथड में बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के बाद हमारे सामने ये एक बिलीफ आ जाता है, एक हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है जिसको हम दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। डाटा क्या है? हमने बात की है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस की। तो डाटा क्या चीज़ है? किसी भी हाइपोथेसिस को हल करने के लिए, उसको एक फाइनल स्टेप तक पहुंचाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए जो हमारे पास मालूमात हासिल होती हैं, उन्हीं को हम डाटा कहते हैं। हम इन्हें कहते हैं डाटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच लाइक नेम, वैल्यूज़, डेट्स मेड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी किसी भी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे की बुनियाद पर या तजर्बे की बुनियाद पर जो आपको वैल्यूज़ हासिल होंगी, जो मालूमात हासिल होंगी, चाहे वो नाम हो, कोई डेट्स हों या वैल्यूज़ हों, इन तमाम मालूमात को हम नाम देते हैं डाटा का। डाटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए या ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए हासिल होने वाली इन मालूमात को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, और किसी भी बायोलॉजिस्ट के काम को देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जनाब उसने अपना डाटा ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से किया है। डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जैसे ग्राफिक्स है, मैप्स हैं, फ़्लो चार्ट है, या फिर आपके पास मैप्स वगैरह हैं या डायग्राम्स हैं। आप अगर मैं इनकी हल्की से आपको एक मिसाल दे दूं, मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम आपने ये देखा होगा कि हम मैथ के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। मसलन अगर हम कह दें कि महंगाई की शरह पिछले चंद एक सालों में किस तरह बढ़ी है, ये मैं जनरल नॉलेज के लिए या आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ। मसलन हम ये कह देते हैं जनाब 2016 में ये है, 2017 में ये, 2018 में ये है, 2019 में ये, या फिर हम ये कह देते हैं जनाब अब ये हो गई है 2021 में। तो ये जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम ग्राफ का नाम दे देते हैं। हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, मतलब हम कह देंगे जनाब पिछले चंद सालों में जो गर्मी का बढ़ता हुआ ग्राफ है वो किस तरीके से है। अब ये जो लाइन ये आपको मुख्तलिफ सालों के अंदर जो है वो गर्मी की बढ़ती हुई रेशो बता रही है, ये ग्राफ है। फ़्लो चार्ट आपने देखे होंगे, कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से फ़्लो चार्ट बना दिए जाते हैं, बायो के अंदर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन लिख दी जाती हैं और वो आपके सामने जब आएगा तो इसको हम फ़्लो चार्ट का नाम दे देंगे। मैप्स बनाए जाते हैं बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ तरीके से, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ को शो करती हैं? डाटा ऑर्गेनाइजेशन को। यानी डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अपने तजर्बात, अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल होने वाली मालूमात को दूसरों के सामने पेश करना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। और इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए, मैप्स के ज़रिए, फ़्लो चार्ट के ज़रिए और डायग्राम्स के ज़रिए, इन ठीक है। और इनके ज़रिए जो हम ये ज़ाहिर करेंगे ये हमारी डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। डाटा एनालिसिस क्या चीज़ है? जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं, जो आपने तख्लीक किया है डाटा या दूसरों के सामने पेश करने के लिए आपने डाटा जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसको एनालाइज करना है हमने, कि इसमें वैल्यूज़ किस तरीके से सामने आ रही हैं। और इसके लिए हम कंप्यूटेशनल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, और इनमें से दो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा आम हैं, जैसे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या है? अगर आप दो क्वांटिटीज़ को तकसीम करें, उनको कोशेंट्स के ज़रिए, हासिल तकसीम के ज़रिए ज़ाहिर करें, तो उसको हम रेशो कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज़ करें आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है ए, दूसरी है बी।
इनको आपने ज़ाहिर करना है रेशो के ज़रिए, आपने ज़ाहिर करना है। तो इसके लिए जो आप तरीका इस्तेमाल करेंगे वो A रेशो B भी हो सकता है। इसके लिए एक बाकायदा तौर पे हमारे पास एक निशान है जिससे कोलन का निशान दिया जाता है, 2 डॉट्स, ये भी रेशो के लिए हो सकता है। और हम इसको बाकायदा तौर पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तरीका होगा यानी दो मिकदारों को, दो वैल्यूज़ को उनके कोशेंट या हासिल तकसीम की मदद से ज़ाहिर करना, ये कहलाएगा रेशो। प्रोपोर्शन बिल्कुल ज़रा इससे मिलता जुलता ही आप समझ लें। यहाँ पे हमने दो रेशोज़ को आपस में जो है वो इंटरेक्ट करवाना है। हमने दो मिकदारों को आपस में इंटरेक्ट नहीं करवाना, बल्कि दो रेशोज़ को हमने आपस में इंटरेक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक दो रेशोज़ हैं, A रेशो B एंड C रेशो D। अब इनको आपस में अगर आप जाहिर करवाएं तो फिर इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो इसको ऐसे लिखें, A रेशो B बराबर है C रेशो D, या फिर आप इसके लिए एक मखसूस निशान जो है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, ये भी तरीका हो सकता है। यानी किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए हमने कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करनी है ताकि हम उसे दूसरों के सामने साबित कर सकें कि जनाब ये इसका प्रूव है। उसके लिए दो आपके पास तरीके आ गए। एक को हम कहते हैं रेशो, जिसमें हमने दो वैल्यूज़ को कोशेंट की शक्ल में, हासिल तकसीम की शक्ल में आपने ज़ाहिर करना है। और उसके लिए जो तरीका है A डिवीजन B, A कोलन B या A डिवाइडेड बाई B, ये तीन तरीके आप ऐसे के इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन में हमने दो रेशोज़ को आपस में इंटरेक्ट करवाना है, और इन दोनों रेशोज़ को इंटरेक्ट करवाने के लिए आप इक्वल का निशान या ये प्रोपोर्शन मार्क जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोनाल्ड के एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। हमें उसमें बताया गया था कि जनाब उसने 20 स्पैरोज़ ली थी और 20 स्पैरोज़ के अंदर जो रेशो आई थी वो थी उसकी 17। यानी जो 20 स्पैरोज़ को उसने जो मच्छरों से कटवाया था, मॉस्किटोज़ को अलाउ किया था कि इनको बाइट करें, और फिर उसने देखा था कि 20 में से 17 स्पैरोज़ को मलेरिया हो गया था। अब अगर हम ये मालूम करना कि चाहें कि अगर ये चिड़ियाँ 100 स्पैरोज़ होती तो उनमें से कितनों को ये हो जाता, तो उसके लिए हम जो इस तरीका इस्तेमाल करेंगे वो रेशो एंड प्रोपोर्शन का। अगर ये हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर प्रोपोर्शन में आपके पास 3 क्वांटिटीज़ मौजूद हों तो आप चौथी क्वांटिटीज़ को मालूम कर सकते हो। ये मालूम कर सकते हो चौथी क्वांटिटी की ये क्या होगी, फोर्थ क्वांटिटी होगी। जैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सॉरी ये 14 है, 20 में से 14 चिड़ियाँ हैं, और इधर हमारे पास आ रहा है जनाब 100। ठीक है, अब इनके दरमियान में हम निशान डाल देते हैं प्रोपोर्शन का, और ये मालूम करेंगे हम। तो क्या किस तरह मालूम करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जनाब यानी x की कीमत हमारे पास 70 आ जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपके पास प्रोपोर्शन में 3 क्वांटिटीज़ मौजूद हों तो आप चौथी क्वांटिटी को मालूम कर सकते हो। यानी हमारे पास अगर 20 स्पैरोज़ में से 14 को मलेरिया हुआ था तो 100 में से कितनी स्पैरोज़ को मलेरिया हो रहा है, उसके लिए हम प्रोपोर्शन का जो तरीका है वो उसको इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास जवाब आ जाएगा 70। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं ये, आपने मैथ आपको आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मालूम करने का तरीका बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, और इसको हम डाटा एनालिसिस का नाम जो है वो दे देते हैं। मैथ के अंदर जिस तरह आपके पास आपने बायोमेट्री पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, यानी हम मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको एनालाइज करने में। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक तरीका होता है कि जिसमें हम मैथ्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैथ जो है या कंप्यूटेशनल मैथ जो है, इसको हम बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने में या इसको एनालाइज करने में, और यही चीज़ हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है।
बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम कहते हैं कि इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज एनी डाटा, एनी बायोलॉजिकल डाटा, यानी किसी भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो आपको डाटा हासिल होता है उसको एनालाइज करने के लिए जो आप कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हो, ये यूज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम इसको दे देंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने जो चीज़ आपको बताने की कोशिश की है वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस है, जिसमें आपको बताया है कि किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हम पहले डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको हम ग्राफिक्स की शक्ल में, फ्लो चार्ट्स, मैप्स या डायग्राम की शक्ल में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हम इसको एनालाइज करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की शक्ल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की बात समझ आ गई होगी। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने रिलेटिव टीचर से या मुझसे, जिस तरह भी आपके पास वो नंबर्स मौजूद हैं, आप हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।